नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम मनोहर ने किया बजट पूर्व परामर्श। पल्लों पर चल रहे राम रहीम को दी Z+ सुरक्षा। हरियाणा सरकार ने जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा की प्रदान। अंशु छत्रपति ने डेरा प्रमुख को Z+ सुरक्षा दिए जाने पर उठाए सवाल। कहा गैर कानूनी तरीके से प्रशासन ने उसको निकाला बाहर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आधुनिक हरियाणा के विजन को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य के बजट में लोगों से किए गए वायदों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, कृषि और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जनता के लिए जो अच्छा होगा उस दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट तैयार करने से पहले सुझाव मांगे गए थे। प्रमुख विभागों के साथ बजट पूर्व चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हरियाणा के चहुमुखी विकास और भविष्य को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाए। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी बजट पूर्व परामर्श किया। बदलते परिवेश में डिजिटल व्यवस्था का महत्व बढ़ता जा रहा है। स्कीमों, योजनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान में यह व्यवस्था आए दिन लाभान्वित करने का काम कर रही है। सरकार द्वारा स्कीमों के प्रचार प्रसार हेतु निरंतरता में जोर दिया जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था के तहत ऑनलाइन जानकारी देने के लिए कृषि विभाग ने एक डिजिटल गैलरी की स्थापना की है, ताकि जिले के किसानों को संबंधित जानकारी ऑनलाइन मिलती रहे। सभी किसानों को स्कीमों का लाभ पहुंचाना सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता रही है। यह बात उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कृषि एवं किसान विभाग के दृष्टिगत उप निदेशक कृषि के कार्यालय में स्थापित गैलरी के उद्घाटन उपरांत कही। उन्होंने कहा कि विभागीय स्कीमों का प्रचार प्रसार अलग अलग तरीके से फ्लैक्स बोर्ड, पंपलेट इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है। कार्यालय में प्रतिदिन काफी किसानों का आना जाना रहता है और इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा संबंधित स्कीमों को गतिविधियों और लाभ इत्यादि दर्शाते हुए वॉल गैलरी स्थापित की गई है और साथ ही इन स्कीमों से संबंधित डिजिटल किसान टच स्क्रीन व्योसक भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से किसान विभिन्न स्कीमों व अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। देखिए, ये कृषि विभाग की तरफ से DDA साहब ने करम सिंह ने डिजिटल स्क्रीन तो लगाई, इसके साथ साथ एक गैलरी भी बनाई जिसके आपने शॉर्ट्स लिए हैं अभी। ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। टच करने से ही, जैसे सरल भाषा में, ये हिंदी में ही है सारा, टच करके कोई भी किसान चाहेगा या कोई आम जन चाहे सिटीज़न इंफॉर्मेशन ले सकता है विभाग से संबंधित। इसमें सरकारी योजनाएं, बीमा क्लेम, सभी स्कीम्स का यहाँ पर देखा जा सकता है। किसानों का अक्सर देखा गया है कि सर उनका एग्रीकल्चर से लिंक रहता है और जब वो यहाँ पर आएंगे डिजिटल माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो कई बार उनको समस्या भी आएगी। क्या ऑपरेटर भी रखा जाएगा सर? देखिए, इतना बड़ा इशू नहीं है आज के टाइम पे। वो डिजिटल डिवाइड वाली बात नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे भी जब रजिस्टर करते हैं और कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की तरफ ही स्टेप है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो उस तरीके से तो है ही, फिर ये DDA साहब से मिल सकते हैं, इनके कर्मचारियों से मिल सकते हैं, जो इनके ADOs होते हैं वो फील्ड में रहते हैं। तो ऐसा कोई समस्या इस तरह का नहीं कि इन्फॉर्मेशन डिस्बर्समेंट का कोई इशू है, ऐसा कोई खास बात नहीं। क्या मानते हैं इससे किसानों को कितना बेनिफिट होगा? जो देखिए, इससे बेनिफिट तो होने वाला है और वो बेनिफिट का टाइम में नहीं कह सकते कि जी ऐसा होगा। बाकी किसान इसको यूज़ करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, इसमें कोई कमी होगी तो बताएंगे तो उसको अपडेट भी किया जाएगा। फ्लैक्स बोर्ड और पंपलेट्स के माध्यम से जागरूक करते थे, लेकिन वो किसान देखते थे और उसको पढ़ के साइड में रखते थे। मैंने परमानेंट यहाँ पर कार्यालय में काफ़ी किसान, डेली 200 से 300 किसान विजिट करते हैं और उनकी जानकारी के लिए एक डिजिटल किसान जो टच स्क्रीन कियोस्क लगाया है और साथ ही विभिन्न गतिविधियों को दर्शाती हुई वॉल माउंटेड गैलरी भी लगाई है, ताकि किसान आएँ, वो देखें कि किस प्रकार से हम किसानों को लाभ दे रहे हैं और वो अपना लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। साथ साथ हमने इस डिजिटल टच स्क्रीन कियोस्क का एक QR कोड भी लगाया है। यदि किसान ये चाहते हैं कि मुझे अभी समय नहीं है, मैं घर जाके करूँगा, तो QR जो कोड है इसको स्कैन करके वो घर जाके अपने मोबाइल पे भी सारी ऑनलाइन स्कीमों की जानकारी जितनी विभाग की हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, PM किसान हो,
भूमि के जो मिट्टी जांच की जानकारी हो या अन्य जो जानकारियाँ उनसे संबंधित सब इस डिजिटल टच स्क्रीन कियोस्क में हमने दी हैं। सर जैसे किसान आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हैं? जैसे हाँ, किसान तो कई बार जैसे उनको पता नहीं होता इसके बारे में चलाने के लिए। जी, हमने हम एक बंदा अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ, जो भी किसान इसके बारे में जानना चाहेगा उसको ऑनलाइन जानकारी हम साथ साथ बताएंगे किसान को कि आप इसको टच करें, इस स्कीम को चूज करें, इस स्कीम के अंदर जाएं कि किस तरह से भूमि का जो सैंपल आपको किस प्रकार से लेना है, फसल बीमा योजना में कितनी प्रीमियम राशि है, किस किस को संपर्क करें, कब करें और किस तरह से आवेदन करें। तो इसमें सारी स्कीमों की जानकारी। और ये इस तरह की वॉल माउंटेड गैलरी मैंने या तो कुरुक्षेत्र में बनवाई थी पहले, लेकिन टच स्क्रीन और वॉल माउंटेड गैलरी हरियाणा में पहला कार्यालय है जहां हमने किसानों की सुविधा के लिए लगाई है, ताकि किसान प्रतिदिन आए, जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके सब दिखावे के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का जितना उत्पीड़न हुआ है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ है। कुमारी शैलजा बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को लेकर निकाली गई पदयात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था और उसको आज 125 दिन हो चुके हैं और इसका असर भी अब महिलाओं में दिखने लगा है। आज सैकड़ों महिला सड़कों पर आकर पदयात्रा निकाल रही हैं। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, वहीं पंजाब और गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में संगठन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नजर आएगा। जो महिलाओं के सशक्तिकरण का नारा दिया है प्रियंका जी ने, उसके तहत 125 दिन हुए हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महिलाएं सड़क पर उतरकर दिखा रही हैं कि महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी नहीं है और अपने अधिकारों के लिए वो खड़ी हो सकती हैं, लड़ सकती हैं। मैडम, जैसे कि यूपी में प्रियंका गांधी जी ने 50% की महिलाओं के लिए कहा, क्या नगर निगम में भी ये लागू करेंगे आप? देखो, नगर निगम में तो ऑलरेडी है ना, लेकिन महिलाओं का है ना ऑलरेडी, तो वो तो जब होगा तब देख लेंगे। 5 राज्यों में हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लाएं और आगे हमारा इस पे पूरी हम कोशिश करेंगे कि हम और भी ज़्यादा महिलाओं को। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी यूपी में चल रहा है, बाकी तकरीबन हो गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यूपी में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और हमारे जो पड़ोस के 2 राज्य हैं वहाँ के बारे में मैं कह सकती हूँ कि हमारी सरकार बनेगी। जिलाध्यक्षों का कब तक गठन किया जाएगा? अब आगे आने वाले समय में हरियाणा में जैसे चुनाव आने वाला है नजदीक, धीरे धीरे अब 2 साल बाद पार्लियामेंट के हो जाएंगे, तो इससे दृष्टि से आपका संगठन कमजोर है? नहीं, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, सब दुरुस्त हो जाएगा। लड़ सकती होगी आप मजबूत करने फरीदाबाद पहुंची है, लेकिन आपके जो पोस्टर गर्ल है वो लगातार भाजपा का दामन थाम रही है। 3-4 अब देखो ये व्यक्तिगत फैसले होते हैं, व्यक्तिगत बात होती है और आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके भी सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है इतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। तो हम 1-2 केस पर ना जाकर आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया है, प्रियंका जी ने जो नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका महिलाओं में, लड़कियों में और आप अपने दिल से पूछेंगे आप में भी एक आत्मविश्वास पैदा। हरियाणा में कितनी जगह पर कर चुके हैं ये कार्यक्रम आप? ये आज हम 125 दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर मना रहे हैं। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एडीजीपी सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। रिपोर्ट के अनुसार राम रहीम को खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से जान का खतरा बताया गया था। उन्होंने 6 फरवरी को पत्र जारी कर हाईकोर्ट को इस बारे में सूचित किया था। हाईकोर्ट में पेश रिकॉर्ड से यह बात भी सामने आई है कि डेरा प्रमुख को खालिस्तान समर्थक तत्वों से खतरा है। इसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा जेल से फरलों पर रिहाई के बाद उसे Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि डेरा प्रमुख को रिहा करने की प्रक्रिया महाधिवक्ता की कानूनी राय लेने के बाद शुरू की गई थी।
अंशु छत्रपति ने डेरा प्रमुख को Z+ सुरक्षा दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। अंशु ने कहा है कि पहले ही दिन जब से वह फरलो पर दी गई है, यह बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सरकार ने और प्रशासन ने, जेल अथॉरिटी ने उसको बाहर निकाला है। जो एक्ट के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो हार्डकोर क्रिमिनल जो है उसके किसी तरीके से भी ऐसी सुविधा है जो वह नहीं दी जा सकती। अगर दी जाएगी इस तरीके से, हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने अभी एक पिटीशन के अंदर अपना रिप्लाई फाइल किया और उसके अंदर इतनी बेशर्मी भरा जवाब दिया है कि यह व्यक्ति जो है गुरमीत राम रहीम सीधे तौर पर कत्ल के अंदर शामिल नहीं है, इसलिए वह हार्डकोर क्रिमिनल श्रेणी में नहीं आता है। अंशु छत्रपति ने कहा कि यह व्यक्ति एक हार्डकोर क्रिमिनल है और दो कत्ल और दो बलात्कार के अंदर सजा भुगत रहा है और इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी इसके खिलाफ अभी ट्रायल पेंडिंग और अभी जांच पेंडिंग है। हमारा सीधा और स्पष्ट सवाल है पहले ही दिन से, जब से इसको फरलो दी गई है, कि ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सरकार ने, प्रशासन ने, जेल अथॉरिटीज़ ने इसको बाहर निकाला है। जो एक्ट के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो हार्डकोर क्रिमिनल जो है उसको किसी तरीके से ऐसी सुविधा जो है वो नहीं दी जा सकती। अगर दी भी जाएगी, जिस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने अभी एक पिटीशन के अंदर अपना रिप्लाई फाइल किया है और उसके अंदर इतनी बेशर्मी भरा जवाब दिया है कि ये व्यक्ति जो है गुरमीत राम रहीम वो सीधे तौर पर कत्ल के अंदर शामिल नहीं है, इसलिए वो हार्डकोर क्रिमिनल में की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये व्यक्ति एक हार्डकोर क्रिमिनल है, दो कत्ल, दो बलात्कार के अंदर सज़ा भुगत रहा है और इसके अलावा कई अन्य मामलों में इसके खिलाफ जो है अभी ट्रायल पेंडिंग है और जांच पेंडिंग है। तो जिस व्यक्ति से इतने लोगों को खतरा है, पीड़ित परिवारों को खतरा है, जो गवाह हैं उनको खतरा है, ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर रहते हुए पता नहीं कितने कत्ल, बलात्कार और पता नहीं कितने अपराध किए, और जिसको जब अदालत के अंदर फैसला सुनाया जाना था 2017 में उसके खिलाफ, तो उसको सलाखों के पीछे धकेलते टाइम 3 स्टेट्स के अंदर दंगे फैले और वो सारे के सारे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की शह पर हुए, उसकी साजिश के तहत हुए। तो ये सारा अगर देखा जाए तो क्या सरकार किस मुंह से ये कह रही है कि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। दूसरी बात कि अगर उसको Z+ सुरक्षा दी गई है तो मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति से अगर सरकार मानती है कि उसको खालिस्तानियों से खतरा है, तो इतना खतरा है तो उसके लिए सबसे सेफ जगह तो जेल है। उसको जेल से बाहर लाया ही क्यों जा रहा है? अगर लाया जा रहा है तो फिर इतनी रहमदिली क्यों दिखाई जा रही है कि गैर कानूनी तरीके से कानून को अपने तरीके से वो लचका कर और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं सरकार भी, प्रशासन भी। तो हमारा तो सीधा और स्पष्ट है कि ये गैर कानूनी तरीके से दिया गया है। हरियाणा के सिरसा जिले के छोटे से गांव जोधका के लोगों को आज जश्न मनाने का मौका मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि गांव की लाडली बेटी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हॉकी प्लेयर सविता पुनिया को हॉकी इंडिया की कमान सौंप दी गई है। टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 पेनाल्टी कॉर्नर बचाकर द ग्रेट वॉल बनी सविता पुनिया को अब भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान सौंप दी गई है। स्पेन में 26 से 27 फरवरी को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन महिला प्रो हॉकी लीग मैचों के लिए एक बार फिर से महिला हॉकी टीम ने कमर कस ली है। भारतीय महिला टीम इन दिनों में भुवनेश्वर में प्रैक्टिस कर रही है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सविता पुनिया को हरियाणा सरकार की ओर से भीम अवार्ड दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सविता पुनिया को जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है, जिससे सविता पुनिया दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। गौरतलब है कि भारतीय महिला हॉकी टीम में 2006 में शुरुआत करने वाली सविता अभी तक करीब 225 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। सविता एशिया कप राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5 से 6 बार बेस्ट गोलकीपर बन चुकी हैं और वही एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। नेशनल हाईवे स्थित रेलवे ओवरब्रिज के साथ लगती कॉलोनियों के सैकड़ों लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और उन्होंने अपनी समस्याओं को समाधान न करने पर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि वर्ष 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए रेलवे ट्रैक के साथ लगी दीवार का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी लोग रोजाना रेलवे ट्रैक से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते और ट्रेन की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक गांव वालों की समस्या का हल नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है। आज हमारी कॉलोनी के लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी आ गई है कि हमारी जो कॉलोनी बसी हुई है रेलवे ट्रैक के सहारे बसी हुई है। यहाँ आने जाने का मात्र एक रेलवे ट्रैक साधन है। यहाँ रोज एक आदमी रोज
रेल से दुर्घटना से कटता है। लोगों की मजबूरी है, लोगों ने, गरीब लोग हैं, 20 गज 30 गज 50 गज 60 गज में 80% 90% आबादी इन मकानों में रहती है और 58-59 इंडस्ट्रीज एरिया है, फैक्ट्रियाँ, इनमें मजदूरी करने वो दूसरी तरफ जाते है हैं और रेलवे ट्रैक क्रॉस करके जाते हैं। 58 सेक्टर 59 सेक्टर और रेल के पल्ली ट्रक हैं। ये बहुत बड़ी आफत हमारी कॉलोनी में आ गई है क्योंकि 2-1.5 साल से पहले भी हमारी दीवारें रोकी थी तो हमारे लोगों ने अवैध बना के निकलने का रास्ता बनाया हुआ था। आज प्रॉपर दीवार को रोकने से अब हमारा कॉलोनी का कोई भी आदमी ना इधर जा सके ना इधर जा सके। एक किराएदार को रोज़ 50 से 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 8-10 किलोमीटर घूम कर आना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रशासन से, अपने पार्टी के मंत्री जियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ, एक इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली इसका समाधान करने की कोशिश करें। नहीं, कोई रास्ता दिया जाए, जनता को रास्ता दिया। जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, मुझे भी ज़बरदस्ती उठा के ले आए, बोलो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, आप हमारे साथ चलो, नहीं हम कुछ भी करने के तैयार हो जाएंगे। तो मैं लोगों ने समझा बुझाए के लोग ट्रक पे पहुँच गए हैं। मैं लोगों ने समझा के लाया हूँ कि हम आपकी बात आगे तक पहुँचाएंगे और आप जल्दी ही रास्ता दिवाने का काम करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मांगे ना, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। लोग, ये कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये लोगों को एक जन भावना से जुड़ा है सब। ये तो इतना बड़ा काम नहीं है। हमारी सरकार, मैं कह रहा हूँ, इतनी दयावान, इतनी नॉर्मल है कि 1-1.5 साल संघर्ष के बाद जनता के लिए ही तो कानून है। और जनता, ये तो कानून भी नहीं है कोई, यहाँ में तो थोड़े से दोनों डिपार्टमेंट, रेलवे को और अपने इनको, वह कर देगी, 1 मिनट में कर देगी। ज़्यादा दिन सरकार चाहेगी 1 घंटा में पास कर देगी। और जो ये समस्या और बता देता हूँ आप, ये 2016 में भी तत्काल माननीय मनोहर लाल जी ने एक सभा करी थी आदरणीय मूलचंद शर्मा जी के द्वारा। उसमें घोषणा में भी ये हमारा मांग थी और मानी भी गई थी, लेकिन उसमें दोनों बार सर्वे हुई थी, नॉन फेजिबिलिटी करके जगह ना होने के कारण हमारा रद्द, जो मेरी तो शुरू से मांग है, ये आज नई कोई मांग नहीं है। ये मुझे 10 साल पुरानी भी, मैं कह रहा हूँ, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कितने हमने लेटर लिखे हैं, कितने लोगों के पास गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह, शहरी जिलाध्यक्ष ओपी सिहा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा सहित वरिष्ठ नेताओं, पार्टी अधिकारियों का मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने आभार जताया। जगदीप प्राशर व सुनील कुमार ने कहा कि जैसा मार्केट के व्यापारी चाह रहे थे उसी हिसाब से आरओबी का निर्माण दुष्यंत चौटाला द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आभारी रहेंगे, जिन्होंने हमारे व्यापार व कॉलोनी वासियों के रास्तों को बचाया। जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार हल्का कालका को सौगात देने का काम कर रहे हैं। दमदमा ने कहा कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए कार्य कर रही है। सोफिया कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में मैनेजर फादर अशोक मसीह व प्रधानाचार्य सिस्टर श्वेता के सहयोग व प्रोत्साहन से विज्ञान अध्यापका योजना बत्रा व रजनी प्राशर की देखरेख में कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी का अनूठा कार्य प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने विज्ञान के हर पहलू को प्रदर्शनी के द्वारा प्रस्तुत किया। उसमें जीव विज्ञान से संबंधित किडनी सिस्टम, डाइजेस्टिव रिप्रेस्टेटरी सिस्टम और मानव का हृदय किस प्रकार कार्य करता है, इन सभी को मॉडलों द्वारा समझाया गया। विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक इस कार्य में भाग लेते हुए अपने अपने कार्य को ठीक प्रकार से समझाया। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल पिंजौर के प्रधानाचार्य पीयूष पुंज ने भी सोफिया कॉन्वेंट स्कूल कालका में विज्ञान प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।